हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं थानेश्वर का वर्धन वंश या इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। थानेश्वर का वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। सबसे पहले जो देखते आए हैं एक फ्रेमिंग के तहत कार्य करेंगे कि इस वंश के इतिहास जानने के स्रोत क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण शासक कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या थी, उसी को हम फ्रेमिंग किए हुए हैं। ध्यान रखेंगे इतना फ्रेमिंग आवश्यक है। आप YouTube पढ़ते समय इसका उपयोग अवश्य करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब, और कॉन्सेप्ट के बिना सफलता निश्चित नहीं है। ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्रोत क्या है। तो स्रोत में साहित्यिक भी होते हैं, पुरातात्विक भी होते हैं, अभिलेखी भी होते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम आज बात करेंगे कि सबसे अगर हर्षवर्धन के या पुष्यभूति वंश का इतिहास जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो है बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। ये हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्षचरित्र के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे किसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। हर्षचरित्र की विशेषता है किसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने की प्रथम हम कह सकते हैं कि प्रयास कहा जा सकता है। उसी तरह बाणभट्ट की रचना कादंबरी है। कादंबरी आप जानते होंगे कि एक उपन्यास है और इसको सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा गया है। इसके अलावा पार्वती परिणय और चंडी शतक भी बाणभट्ट की रचनाएं हैं। तो सारे स्रोत हैं। उसी तरह आप जानते हैं कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव ने हर्ष को भास और कालिदास जैसे महाकवि बताया है। प्रश्न पूछा गया है कि भास और कालिदास से तुलना किसकी की गई है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव ने हर्ष की तुलना या इन्हें भास व कालिदास की तरह महाकवि बताया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप जानते हैं कि हर्ष महाकवि थे, विद्वान थे। उनकी स्वयं की पुस्तक है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली स्वयं हर्ष की रचनाएं हैं। नागानंद में एक स्टेटमेंट है जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। लिखा हुआ है कि जो दूसरों की भलाई करने के लिए स्वतः बलिदान अपना करने को तत्पर रहता है, वह भला सांसारिक राज्य के नष्ट करने के लिए या मानव जात को विनाश कैसे कर सकता है। ये नागानंद का स्टेटमेंट है। उसी तरह आप जानते हैं कि हर्षकालीन कुछ ताम्रलेख मिले हुए हैं, जैसे मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रलेख। मधुबन ये मऊ और बांसखेड़ा शाहजहांपुर। तो मधुबन और बांसखेड़ा जो ताम्रलेख हैं, उस ताम्रलेख में हर्ष को परम सौगात कहा गया है, अर्थात वह बौद्ध प्रभाव लगता है। इसी तरह नालंदा और सोनीपत से जो मुहरें मिली हुई है, उन मुहरों में ये परमेश्वर लिखा हुआ है, यानी कि वह शैव लगता है, शैव मतानुयायी था। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फर्रुखाबाद, ये फर्रुखाबाद से एक स्वर्ण मुद्रा मिली हुई है, जिस पर शिव और पार्वती का प्रतिमा है, चित्र है। तो ध्यान रखेंगे कि ताम्रलेख मुहरे में है और एक
अभिलेखी साक्ष्य के तौर पर एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख के प्रशस्तिकार रविकृत है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि नर्मदा तट पर हर्ष और वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुआ था। उसमें पुलकेशिन द्वितीय ने शकलोत्तर पथनाथ स्वामी अर्थात हर्ष को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, क्योंकि परमेश्वर एक उपाधि हर्ष की रही है। उसी तरह ह्वेनसांग चीन इतिहासकार, आप जानते हैं कि इसका यात्रा विवरण विलिद के सीयू की नाम से यात्रा विवरण प्रचलित है। आप जानते हैं कि ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करना चाहते हैं कि ह्वेनसांग का जन्म ये 600 ईस्वी में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वह तपस्वी हो गया, सन्यासी हो गया। अपने देश से भारत आने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वह गुप्त रूप से भारत चला आया था। उसे ह्वेनसांग को नीति का पंडित शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखेंगे कि ह्वेनसांग पूछता है कैसे आया था, तो थल मार्ग से आया था और थल मार्ग से ही वापस गया था। उसे जालंधर के शासक उदित को सीमा क्रॉस कराने के लिए हर्ष ने कहा था, इसलिए इनका उल्लेख कर रहे हैं। जालंधर के शासक का नाम पूछा था, इनका नाम उदित था। ये भारतीय व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है, विशेषकर यह जाति व्यवस्था की जटिलता की बात करता है। कहता है कि यहाँ के जो शूद्र हैं वह कृषक की श्रेणी में है, अर्थात इस समय शूद्र कृषि कार्यों में अधिक लग गए थे। बहुत सी इसकी कथाएं हैं कि एक बार ह्वेनसांग भास्कर वर्मा के यहाँ ठहरे हुए थे। हर्ष उनको बुलाना चाहते थे। हर्ष ने बुलाया तो भास्कर वर्मा ने कहा था कि वह ह्वेनसांग के बदले अपना सर देना चाहता है, लेकिन ह्वेनसांग को वापस नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि हर्ष ने कहा कि ठीक है, अपना सर ही दे दीजिए। तो डर करके भास्कर वर्मा ने ह्वेनसांग को वापस भेज दिया था। कहता है ह्वेनसांग कि पुराने जो नगर हैं पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, कपिलवस्तु अपना वैभव खो चुके हैं और पाटलिपुत्र का स्थान अब कनौज ने ले लिया है। इसी तरह कहता है कि इसमें बौद्ध धर्म 18 शाखाओं में डिवाइड हो गया है। नालंदा और बल्भी में बौद्ध धर्म आज भी प्रबल है। उसी तरह कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। उसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और उसके समय ह्वेनसांग के समय शिलभद्र जो कांची के थे, शिलभद्र प्रचार थे और शिलभद्र से उसने शिक्षा भी ली थी। यद्यपि थानेश्वर में भी वह 6 वर्ष तक जयगुप्त का शिष्यत्व ग्रहण किया था। तो बहुत से उल्लेख करता है ह्वेनसांग। हम बात करते हैं आगे चलकर कि ह्वेनसांग ने भी, बाद में आने वाले इत सिंह ने भी उल्लेख किया है, मातवालिन ने भी उल्लेख किया है, लेकिन हमें पढ़ना है कि हर्ष की जीवनी। मूल तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि वर्तमान के दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में उस समय एक जनपद था श्रीकंठ जनपद, और श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत ही थानेश्वर था। थानेश्वर वर्तमान का हरियाणा प्रदेश का करनाल है। तो श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत थानेश्वर था और थानेश्वर में ही 6ठी सदी में पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी वंश में एक राजा हुआ प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन तथा
था हर्ष व एक पुत्री राजश्री थी। ये प्रभाकर वर्धन को हुण रूपी हिरण के लिए शेर कहा गया है, सिंह कहा गया है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन शासक बना था। कहा जाता है कि उसी दिन मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री मीन्स मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन यद्यपि आक्रमण किया, देवगुप्त को मार डाला, लेकिन देवगुप्त के दोस्त बंगाल के शासक गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से विवाह का लालच देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या के बाद ये हर्षवर्धन राजा बना। ध्यान रखेंगे, कहा जाता है कि हर्ष राजा बनने से स्वीकार कर दिए थे, लेकिन अपने सामंतों के कहने से अंततोगत्वा वो राजा बनना स्वीकार किए। हर्ष राजा बने। उस समय तत्कालीन समय में उनकी दो समस्याएं थी, एक शशांक से बदला लेना और दूसरा था बहन राजश्री की खोज। ध्यान रखेंगे कि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें बंगाल के शासक को पराजित किया था, लेकिन गौड़ पर आक्रमण किया गया। संभव हो कि शासक बंगाल का शासक शशांक पराजित हुआ हो, चला गया हो, और इस अभियान में उसने भास्कर वर्मा को, जो कामरूप नरेश थे, भास्कर वर्मा को मित्र बना लिया था। उसी तरह एक बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र के सहयोग से राजश्री को खोज निकाला, जो बिंद के वनों में सती होने जा रही थी, क्योंकि हर्ष की मां यशोमती पहले ही सती हो चुकी थी। और देखेंगे, कई बार पूछता है कि हर्ष की उपाधियां क्या रही है, तो उनकी उपाधियां शिलादित्य, परमेश्वर, देवदेव, सकलोत्तर पथनाथ, चतुष्समाधिपति तथा चीनी स्रोतों में उसे मगधराज कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि हर्ष विद्यानुरागी, साहित्य अनुरागी के अलावा एक अच्छा प्रजारंजक शासक भी था, एक महान सैनिक भी था, सेनापति भी था। तो उसी के तहत उन्होंने कुछ सैन्य अभियान किया था, जैसे बंगाल के शासक के विरुद्ध पूर्वी अभियान में भास्कर वर्मा को मित्र बनाया। पश्चिमी अभियान में वह व्यास नदी तक के राज्यों पर अधिकार कर लिया था। मतिपुर, जालंधर, मथुरा और सरहिंद पर उसका अधिकार था। उसी तरह वह सिंध विजय किया, बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण किया, किंतु नवसारी अभिलेख के अनुसार गुर्जर नरेश दत्त ने उसका राज वापस दिला दिया था हर्ष से। तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। इसके बाद कश्मीर पर आक्रमण करके बुद्ध का रात वापस लाया। नेपाल में हर्ष संवत चलने के आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि नेपाल पर भी उसका अधिकार था। एहोल अभिलेख उल्लेख करता है कि उसका संघर्ष वातापी के शासक चालुक्य पुलकेशिन से हुआ था और पुलकेशिन ने उसे हरा दिया था। उसका अंतिम सैन्य अभियान उड़ीसा के विरुद्ध था। 640 ईस्वी में उसने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बौद्ध सभा का आयोजन किया था, जिसमें जयसेन बौद्ध विद्वान जयसेन को 80 गांव दिया, लेकिन उन्होंने नम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। थोड़ा हम हर्ष के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य के उपासक थे। बंगाल पर आक्रमण करने से पूर्व उसने शिव की अर्चना की थी। ह्वेनसांग के नेतृत्व में उसने क्रॉज में एक धर्म सभा बुलाया था, जिसको पांचवा बौद्ध संगति भी कहा जाता है। इस धर्म सभा में ये ह्वेनसांग अध्यक्ष थे। कहा था कि ह्वेनसांग के विरुद्ध बोलने वाले की जीवा काट ली जाएगी, अर्थात धार्मिक रूप से असहिष्णुता का परिचय दिया था। लेकिन
कुछ पंडितों ने पंडाल को जला दिया था। किसी तरह ह्वेनसांग और हर्ष बचे थे और अंततः ह्वेनसांग को उसमें विजयी घोषित किया गया था। उसी तरह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत वह प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रश्न पूछता है कि इस तरह चौथे आयोजन में ह्वेनसांग गए हुए थे, तो इसी प्रकार के छठे महामोक्ष परिषद के आयोजन में ह्वेनसांग शामिल हुए थे। ध्यान रखेंगे कि वह इस परिषद में अपना संपूर्ण धन उठा देते थे और अपनी बहन राजश्री से वस्त्र मांगकर वह ग्रहण करते थे। उनके समय बताया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म का एक्सपोर्ट कहते हैं और शिलभद्र उसमें प्रचार थे, उसको मीन्स नालंदा को खर्च के लिए 100 गांव उसने दिया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बौद्ध धर्म ईसाई हर्ष की जीवनी से संबंधित ये प्रश्न देखें। जो प्रश्न आए हुए हैं वो इसी के अंतर्गत हैं और आगे हम पढ़ेंगे ये राजपूत का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें अपनी कमियां महसूस होगी और मैं पारदर्शिता के साथ पुनः आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।